नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर आपको बता दें। कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी ने कार्रवाई की और कार्रवाई पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर बीएमसी से जवाब मांगा है। कंगना के दफ्तर पर कल कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार की भी जमकर किरकिरी हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि कोरोना काल में तोड़फोड़ की कार्रवाई आखिर कैसे हुई। कल बीएमसी ने कंगना रनौत के पाली हिल बंगले का बड़ा हिस्सा अवैध निर्माण के आरोप में गिरा दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर भले ही बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ कर शिवसेना के कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंचाई हो, लेकिन सियासी हलकों में इसे लेकर भूचाल की आशंका से अब इनकार नहीं किया जा सकता। शिवसेना के साथ गठबंधन में साझेदारी कर रही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इशारों में ही बीएमसी की कार्रवाई से नाराजगी जताई है। बीजेपी कंगना के खिलाफ इस कार्रवाई को सरकार की कायरता बता रही है। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई कार्रवाई के चलते भी शिवसेना को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। हालांकि ये रोक गुरुवार दोपहर 3 बजे तक लगाई गई है। आज एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर काम कर रही बीएमसी ने इससे पहले ही कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी कर ली थी। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में ये वो ठिकाना है जिसकी पहचान देश के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी है। दाऊद तो देश छोड़कर भाग निकला, लेकिन मुंबई में उसका पुराना ठिकाना अब भी मौजूद है। सवाल उठता है कि देश के दुश्मन के इस ठिकाने पर आज तक बीएमसी का हथौड़ा क्यों नहीं चला। आखिर बीएमसी किससे खौफ खाती है जो दाऊद के इस ठिकाने पर कार्रवाई करने में उसके पसीने छूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि जिस बीएमसी को कंगना रनौत के दफ्तर पर एक्शन लेने में 24 घंटे से भी कम का वक्त लगता है, वही बीएमसी सालों साल बीत जाने के बाद भी दाऊद के इस ठिकाने पर आज तक कोई एक्शन नहीं ले सकी है। लेकिन जुबानी तकरार के बीच असल सवाल तो ये है कि पूरे मुंबई में बीएमसी को सिर्फ कंगना रनौत के पाली हिल्स में बने इस दफ्तर में ही अवैध निर्माण क्यों दिख जाता है। मुंबई शहर में बाकी अवैध निर्माणों पर बीएमसी चुप क्यों है? ये सवाल न्यूज नेशन ही नहीं पूछ रहा, बल्कि आरटीआई एक्टिविस्ट शकील अहमद भी बीएमसी से यही सवाल पूछ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च 2016 से लेकर 8 जुलाई 2019 तक कुल 94,851 अवैध निर्माण की घटनाएं हुई हैं, जिसमें महानगर पालिका ने मात्र 5,461 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मुंबई का ईस्ट वेस्ट वार्ड वही इलाका है जहां कंगना रनौत का बंगला भी है, लेकिन बीएमसी को ईस्ट वेस्ट वार्ड में 3,000 से ज्यादा अवैध निर्माण या तो दिखते नहीं हैं या फिर इन पर कार्रवाई करने को लेकर बीएमसी को ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है। जयपुर हो, पटना या फिर उज्जैन, कंगना के समर्थन और उद्धव सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर आई। सुशांत मौत मामले में मुंबई पुलिस की जांच को लेकर कंगना मुकर रही है, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत की कंगना के खिलाफ बदजुबानी और उद्धव सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ जिस तरह से कंगना खड़ी हुई, उससे पूरा देश उनके पीछे लामबंद होता जा रहा है। जयपुर में करणी सेना के समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंका। वाराणसी में भी कंगना रनौत के समर्थन में जनता सड़क पर उतरी, कंगना के समर्थन में नारेबाजी की और संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग की। कंगना रनौत के पक्ष में सुब्रमण्यम स्वामी भी खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि वो इस संघर्ष में उनके साथ हैं। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया है।
सुशांत केस में आए ड्रग्स एंगल के मामले में रिया चक्रवर्ती की बेल अपील पर आज सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट रिया की बेल पर फैसला लेगा। रिया को एनसीबी के लॉकअप में रात गुजारने के बाद बुधवार को भायखला की जेल भेज दिया गया था। महिला विंग में ही रिया को रात गुजारनी पड़ी। एनसीबी ने रिया को मंगलवार दोपहर गिरफ्तार किया था। इसके बाद देर शाम कोर्ट में पेशी हुई। निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रिया और उसके भाई शौविक ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए फिर से याचिका लगाई है। इसी अपील पर आज सुनवाई होगी। रिया पर धारा 27A लगी है। इस धारा में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन देन का मामला आता है। रिया से पूछताछ में बॉलीवुड के भी ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें लिप्त आरोपियों के नाम सामने आ पाते हैं या नहीं। चीन के साथ LAC में बढ़ते विवाद के बीच आज शक्तिशाली फाइटर जेट राफेल औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। 5 राफेल विमानों की पहली खेप आज सुबह 10 बजे अंबाला एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल होगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, CDS जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर राफेल और तेजस लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाएंगे। राफेल को एयरफोर्स की 17वें स्क्वाड्रन में शामिल करने से पहले पानी की बौछारों के साथ पारंपरिक सलामी दी जाएगी। जुलाई में फ्रांस से पहली खेप के तहत 5 राफेल विमान भारत पहुंचे थे। फ्रांस से 36 राफेल का सौदा किया गया है। साल 2021 के आखिर तक सभी राफेल विमान भारत को मिलने की उम्मीद है। लद्दाख में भारतीय जवानों के पलटवार से दिलमिलाई चीन की सेना और वायुसेना ने तिब्बत के पठार पर बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। बताया जा रहा है कि चाइनीज एयरफोर्स ने परमाणु बम गिराने वाले H-6 बम्बर से तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाके में बम गिराने का अभ्यास किया है। चीन की सेना ने भी लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया है। इस दौरान चीनी सेना ने टैंकों से गोले बरसाए और मिसाइलें दागने का अभ्यास किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि बमबारी की ड्रिल हाल ही में की गई है। ग्लोबल टाइम्स ने इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें चीनी सेना फोर्स रॉकेट दाग रही है। इसके अलावा चीनी टैंकों ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया और गोले बरसाए। जंग का फर्जी माहौल बनाकर चीन लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है। चीन ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त पर कर रहा है जब भारतीय सेना ने पेंगोंग इलाके में उसे करारा झटका दिया है। हाहाकारी तस्वीरें उत्तरी कश्मीर से आई हैं। सोपोर में अचानक चट्टान खिसकने लगी, जिसके बाद तेजी से मलबा नीचे गिरने लगा। जहां पर ये लैंडस्लाइड की घटना हुई, उस चट्टान के नीचे रिहायशी इलाका बसा हुआ है। भूस्खलन की आहट से वहां पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। सभी अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर की तरफ भागे। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई नहीं आया, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले हफ्ते से नॉर्थ कश्मीर में भारी बारिश होने की वजह से चट्टानें खिसकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। तेज रफ्तार से बहती बेकाबू हवा, आसमान से मुसीबत की तरफ बरसती बारिश। तस्वीरें साउथ कोरिया की हैं, जहां 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान ने हिट किया है। हाईशेन की वजह से दक्षिण कोरिया का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा काफी प्रभावित हुआ है। तूफान के हमले के साथ ही साउथ कोरिया के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। बड़े इलाके की बत्ती गुल हो गई है। तूफान हाईशेन की वजह से लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। हाईशेन को लेकर साउथ कोरिया ने जरूरी तैयारियां की है। दरअसल साउथ कोरिया को हिट करने से पहले हाईशेन तूफान जापान में कहर बरपा चुका है। अफ्रीका महाद्वीप का देश पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से बाढ़ की चपेट में है। हालात यह है कि हर तरफ बस कुदरती आफत के निशान दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ की वजह से हजारों लोग अपने आशियाने खो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। बाढ़ त्रासदी के आगे प्रशासन के हाथ पांव भी फूलते नजर आ रहे हैं। बेघर लोगों का सुरक्षित जगहों के लिए पलायन लगातार जारी है। लोग सड़कों और ऊंची जगहों पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं हो पा रहा है। कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लोग प्रशासन पर मदद न करने का आरोप भी लगा रहे हैं। बाढ़ की वजह से 102 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सरकार ने 3 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया है। अकेले राजधानी खार्तूम में 85,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बारिश के पानी के साथ बहकर मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस आया।
इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू किया तो वो हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाद में वन विभाग को रस्सियों के सहारे रेस्क्यू करने में कामयाबी मिली। बारिश की वजह से विश्वामित्री नदी का पानी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन नदी में रहने वाले मगरमच्छ कभी सड़कों पर तो कभी रिहायशी इलाकों में देखे जाते रहे हैं। मुंबई में आग का कहर देखने को मिला। सीएसटी की एक मार्केट में कपड़े की दुकान में आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त दुकान बंद थी और वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। सूचना देने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि कपड़े की दुकान में लाखों का सामान रखा हुआ था। आग की चपेट में आकर सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एसपी साहब खुद ही दौरे के लिए सड़कों पर उतर गए। इस दौरान कई लोग उन्हें बिना मास्क पहने घूमते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने सड़क पर ही क्लास ले ली। उन्होंने लोगों को कोरोना के खतरे पर चेताया और सावधानी बरतने की हिदायत दी। जो भी उन्हें बिना मास्क के दिखा, उन्होंने उन सभी को मास्क पहनाकर ही दम लिया। और आप हमें बोलिए कि हमेशा मास्क लगाए रहे। दुर्ग के एसपी का अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 3 बदमाश एक युवक पर टूट पड़ते हैं, उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। मौके पर कई लोग मौजूद होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो बदमाशों का विरोध कर पाएं। वारदात के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। घायल युवक वहां से उठने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसकी मौत हो जाती है। वारदात से पहले एक युवक गली में टहलता हुआ आता है। वो एक दुकान के सामने खड़ा होता है, तभी उसके पीछे से एक बदमाश आकर उसको पीछे की ओर खींचकर हमला कर देता है। उसके 2 साथी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। एक बदमाश के हाथ में चाकू होता है। बाद में युवक को नाली के पास ले जाकर उस पर चाकुओं से वार किया जाता है। वहां पर मौजूद सभी दुकानदार डर के मारे अपनी दुकान बंद कर लेते हैं। दादरी थाना क्षेत्र का ये मामला है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में हुए गोलीकांड के बाद इलाके में रहने वाले लोगों में भारी दहशत और गुस्सा है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने वारदात के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। बिल्डरों पर सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। नाराज लोगों ने बिल्डर और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस देने के बावजूद सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे सोसाइटी में सिक्योरिटी हो, वो चाहते हैं हम सबसे पहले। आज बिना सिक्योरिटी की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। कल आज सभी डरे सहमे हुए बैठे हुए सोसाइटी में। अपराधियों ने सोमवार की रात सोसाइटी में दाखिल होकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं, जिसमें 2 प्रॉपर्टी डीलरों की मौत हो गई थी। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 9 सितंबर की रात 9:09 पर अपने घरों की लाइटें बंद कर और मोमबत्ती जलाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। एसपी कार्यकर्ता देश में बढ़ती बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए हाथों में कैंडल और तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। बिहार में चुनाव से पहले लालू फैमिली की हवा टाइट है। बेटा बहू की बिग फाइट को लेकर लालू परिवार टेंशन में है। परिवार में बिग फाइट का सबूत है ये मंजर। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप अपनी वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से पिंड छुड़ाकर समस्तीपुर जिले के हसनपुर पहुंच गए हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ तेज प्रताप ने हसनपुर में एंट्री की और भीड़ देखकर खुश भी हुए, लेकिन ये मुस्कुराहट ज्यादा वक्त तक ठहर नहीं पाई, क्योंकि खबर है कि एनडीए हसनपुर सीट से उनकी पत्नी ऐश्वर्या को टिकट दे सकती है। अब इस खबर से तेज प्रताप की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के डर से ही तेज प्रताप ने अपनी विधानसभा सीट को छोड़ा है। वहीं खबर यह भी है कि लालू के दूसरे लाल तेजस्वी भी राघोपुर की सीट से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है।
जबकि ये लालू परिवार की पुश्तैनी सीट है। अगर आपको ट्रेन से सफर करना है और टिकट की लंबी वेटिंग लिस्ट है, तब भी टेंशन मत कीजिए, क्योंकि भारतीय रेलवे अब आपकी यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए अनूठी स्कीम लेकर आया है। ऐसी खबर है कि इंडियन रेलवे अब क्लोन ट्रेन चलाने जा रहा है। रेलवे ने 12 सितंबर से चलने वाली 80 नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के साथ ही क्लोन ट्रेनों को चलाने का भी ऐलान किया है। रेलवे के मुताबिक जिस रूट पर वेटिंग लिस्ट लंबी होगी, जिन ट्रेनों में यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, उस रूट पर उसी तरह की एक और ट्रेन चलाई जाएगी। मुख्य ट्रेन और उसकी क्लोन ट्रेन का नंबर एक ही होगा। क्लोन ट्रेन मुख्य ट्रेन के 1 घंटे बाद चलेगी। इसका प्लेटफॉर्म और रूट भी एक समान होगा। रेलवे ने हाल ही में 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा 80 और स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। सज रहा है आस्था का दरबार। लौट रहा है भक्ति का समागम। फिर भर रहा तिरुपति बालाजी का प्रचार। कोरोना काल के बाद एक बार फिर तिरुपति बालाजी मंदिर में आस्था और भक्ति का अनोखा संगम नजर आ रहा है।